हमने किया वादा, नहीं दिखाया इरादा। संविदा नहीं, स्थायी भर्ती खोलो। आप झूठा ये जुजना देकर के विद्यार्थी को जो लूटने की साजिश की है, जिस तरीके से आप निजीकरण को जो बढ़ावा दे रहे हो, हम गहलोत सरकार से कहना चाहते हैं कि लावारिस नहीं। नौकरी भी दी तो लगाया करार, वोट बैंक ही रह गया बेरोजगार। गहलोत सरकार से कहना चाहते हैं कि हमारी परीक्षा ना ले, हमारे हौसले की, हमारे जुनून की, हमारे लड़ाई की परीक्षा ना ले। बना दी कमेटी, दिखाना था प्रयास, फिर एक बार धरी रह गई हरास। इस तरीके से गोली देकर के विद्यार्थी को गुमराह कर रहे हो। पुराना ही मलाल नहीं हुआ विदा, निकाली बम्पर नौकरी, शर्त संविदा। विद्यार्थी को गुमराह कर रहे हो, आप संविदा के नाम पर गुमराह कर रहे हो। ये ज्यादा दिन तक नौटंकी नहीं चलेगी। ठेके पर नौकरी, ठेंगे पर वादा। नौकरी, नौजवान और नेता। नेता मंच मिलते ही नौजवानों पर भाषण दे देते हैं। नौजवान जब अपनी जंग का मैदान चुनता है तो अकेले रह जाता है। साथ देने आते हैं वो नेता जिन्हें हम विपक्ष के तौर पर जानते हैं। सत्ता की तरफ से आता है संदेश, प्रतिनिधिमंडल बनाओ, आ जाओ, बात करते हैं। वक्त के सफर में सत्ता और विपक्ष में बैठे दलों के रोल बदल जाते हैं, पर नौजवानों का संघर्ष यूं ही चलता रहता है। हां, इतना जरूर है कि उनके हिस्से में कमेटी दर कमेटी आती जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ठेके पर नौकरी, ठेंगे पर वादा। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। आयोगों और बोर्डों की भयानक अराजकता के बीच बहुत से पद खाली के खाली ही रह जाते हैं। भर्तियां होती भी हैं तो संविदा पर। मरुधरा में बहुत से संविदा कर्मी बरसों से काम कर रहे हैं और एक नया बेड़ा इनकी फौज में जुड़ने की तैयारी में है। सरकारी से कम वेतन, ज्यादा शोषण का सामना करने वाली फौज, यानी आज के गिरमिटिया। सवाल यही है कि अब पहले संविदा को अलविदा कह इनको मुक्ति मिलती है या अगले इलेक्शन के वक्त फिर वादा। और क्या है संविदा? आइए मैं समझाने की कोशिश करता हूं ग्राफिक्स के जरिए। संविदा को समझिए, है तो ये नौकरी ही, लेकिन कॉन्ट्रैक्चुअल, कॉन्ट्रैक्ट पर, यानी शर्तें लगाई जाती हैं। शर्तों के साथ ये नौकरी है और शर्तें तय की जाती हैं। कितने पीरियड के लिए हम आगे आपको रखेंगे या नहीं, कितनी सैलरी पर रखेंगे, हम आपको क्या देंगे, बदले में आपको क्या करना है। दूसरी शर्त देखिए, कई लोग जो संविदा पर लगते हैं वो स्थायी तो है नहीं, क्योंकि शर्तें जुड़ी हुई हैं। ऐसे में वो असल में अस्थायी होते हैं। अस्थायी होने के वजह से वो लगातार संघर्षरत रहते हैं। उनके ऊपर हमेशा तलवार लटकी रहती है कि जाने अब आगे क्या होगा। और इनमें से कई ऐसे एम्प्लॉयज होते हैं जिनकी वेतन बढ़ोतरी नहीं होती। कुछ के लिए जरूर ये रहता है कि उनकी वेतन को 10% तक हम बढ़ा देंगे, लेकिन इमेजिन कीजिए अगर कोई 5,000 की सैलरी पे काम कर रहा है तो फिर 10% की बढ़ोतरी उसके लिए क्या मायने रखती होगी। तो ये तो बात हुई कि संविदा की नौकरी किस तरह की होती है। अब आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि आखिर क्यों सितमगर है संविदा, यानी क्यों वो लोगों के ऊपर सितम का काम करती है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, जो लोग स्थायी हैं उनसे इनका वेतन कम होता है और काम इनसे ज्यादा लिया जाता है। कई लोग 12 घंटे काम करते हैं और जुदा काम भी इनसे करवाए जाते हैं। देखिए, होता यह है कि आपको जी हजूरी भी करनी पड़ सकती है, नहीं तो आपके ऊपर तलवार बनी रहेगी। ऐसे में उनसे जो उनका काम है उससे ज्यादा भी काम ले लिया जाता है। दूसरी बात जो इसे संविदा को सितमगर बनाती है वो ये है कि तलवार हमेशा इनके ऊपर लटकी हुई है।
कभी भी तलवार चल सकती है, कभी भी इनको हटाया जा सकता है। हाल ही में हेल्थ सेक्टर में कुछ लोग हटे हैं, वो भी बिना नोटिस के। हाईकोर्ट ने आदेश भी दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अभी भटक रहे हैं। और तीसरी सबसे अहम पॉइंट जो है, संविदा की जो राह है वो आप तय मान लीजिए कि शोषण की राह है। किसी की भी नाक के नीचे उनका शोषण होता रहता है। सिस्टम यहां पर आकर क्यों धोखा खा रहा है मैं नहीं जानता। और चलिए अब बात कर लेते हैं उन सवालों की जिनके आसपास आज हमारी ये डिबेट रहने वाली है। सवाल नंबर 1 मैं आपको बता देता हूं। सवाल नंबर 1 ये है कि ठेके पर जो नौकरी है, ये जो ठेका प्रथा अब शुरू हो चुका है नौकरी के नाम पर सरकारों की ओर से, तो नौकरियों में आखिर ये ठेका प्रथा क्यों है? ये तो आपका वादा नहीं था। आपके मैनिफेस्टो में आपने लिखा था नौकरी देंगे, लेकिन तब आपने ये स्पष्ट क्यों नहीं किया कि वो नौकरी दरअसल संविदा पर होगी? अहम सवाल है सवाल नंबर 2। और इससे किसी का कोई लेना देना नहीं है। जो लोग भुगत रहे हैं उनका तो बिल्कुल भी नहीं। सरकारी खजाना कंगाल है क्या इसलिए यह हाल है कि आप ठेके पर नौकरी निकाल रहे हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट के जरिए नौकरी निकाल रहे हैं, आप संविदा कर्मियों की भर्ती कर रहे हैं? अगर खजाना कंगाल है तो ये इन बेरोजगारों की समस्या कैसे हो सकती है? यह आपकी समस्या है, इसका सामना आपको करना है, इसका समाधान आपको ढूंढना है। इससे बेरोजगारों का क्या लेना देना? सवाल नंबर 3, अभी देखिए पुराने जो संविदा कर्मी है प्रदेश में, उन्हीं की संख्या बहुत ज्यादा है। ऐसे में नई संविदा कर्मियों की नियुक्ति निकालना एक नई फौज को बनाने जैसा है। जब पुराने ही आंदोलन कर रहे हैं और आप उन्हीं का रास्ता नहीं खोज पा रहे हैं, तो फिर इस नई फौज को क्यों तैयार किया जा रहा है? और सवाल नंबर 4 है, ये जो ठेका प्रथा चल रहा है, समझना होगा कि क्या ये युवाओं के टैलेंट से बड़ा समझौता है? क्या ठेका प्रथा की वजह से टैलेंट से बड़ा समझौता किया जा रहा है? इंग्लिश में बोले तो क्या कॉम्प्रोमाइज हो रहा है टैलेंट इस ठेका प्रथा के कारण? यह एक अहम सवाल है जिसे हम खंगालने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आप ग्राफिक्स में देखिए कुल कितने संविदा कर्मी प्रदेश में हैं और किस तरह से इनमें से अधिकतर धड़े अलग अलग समय पर हड़ताल पर जाते रहते हैं और अपनी वेदना सरकार तक बताते हैं। और अब आंदोलनों की सरकारों को इस हद तक आदत हो गई है कि कुछ आंदोलन तो उन्हें दिखाई भी नहीं देते। चाहे वो केंद्र सरकार हो या प्रदेश सरकार हो, वो उसे आंदोलन मानने को तैयार ही नहीं होते। और ऐसे में अगर ये लोग प्रदर्शन करने प्रदेश के बाहर दिल्ली में डेरा जमा दें, तो सरकारों से पूछना ये जरूरी हो जाता है कि आखिर ये अनदेखे क्यों रह गए? आखिर इस धड़े को दिल्ली जाने की जरूरत क्यों पड़ी? वो दिल्ली में किस हाल में है? ये भी आज डिबेट के दौरान आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे। प्रदेश में कंप्यूटर शिक्षकों का नया कैडर सृजित करने का निर्णय हुआ। 10,453 पदों के सृजन और इन पर संविदा आधार पर आवश्यक तत्काल भर्ती के लिए स्वीकृति मिली। और इसके बाद से वो बेरोजगार जिन्होंने कंप्यूटर की डिग्री ली है वो आंदोलनरत हैं। देखिए इस बात को भी समझना होगा, इनके अपने परिवार हैं। इन्होंने सरकारी नौकरी के लिए रास्ता इसलिए चुना क्योंकि वो एश्योरेंस चाहते हैं जॉब को लेकर, इसलिए नहीं कि उनके ऊपर तलवार लटकी रहे। तो जब पुराने ही का सॉल्यूशन नहीं हुआ है, तो फिर नई भर्तियां वो भी संविदा पर क्यों? और ये सिर्फ हमारे प्रदेश का हाल नहीं है, यूपी में भी यही स्थिति है, एमपी छत्तीसगढ़ में भी यही स्थिति है। जहां जो दल है उसको इन लोगों का सामना करना पड़ रहा है। इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट पैनल मौजूद है, आइए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। आशीष चतुर्वेदी जी बीजेपी नेता हैं, डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी कांग्रेस नेता हैं, अवधेश आगोतिया जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, महेश दाधीच हमारे सहयोगी जयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके साथ कुछ गेस्ट रहेंगे, राजीव तिवारी हमारे दिल्ली सहयोगी हमारे साथ हैं, जो आपको बताएंगे उन लोगों की दास्तान जो दिल्ली में डटे हुए हैं पिछले कई दिनों से। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। सबसे पहले अवधेश जी मैं आपके पास आ रहा हूं। जब देश आजाद हुआ था, यह आपका ओपनिंग कमेंट रहेगा डिबेट के लिए, जब देश आजाद हुआ तो सरकारी सेवा का स्वरूप विकसित किया गया और उसमें इस बात का खास तौर पर ध्यान रखा गया। देखिए कौन लोग थे डिसाइड करने वाले, नेहरू जी, सरदार पटेल,
उन्होंने ये माना कि सरकारी सेवा में काम करने वाले को अनिश्चितता के भय से यथासंभव दूर रखें ताकि वो निष्पक्ष होकर काम कर सके और अपना 100% दे। संविदा इसे पूरी तरह से नकार देती है। जी बिल्कुल स्वप्निल जी, देखिए मनमोहन सिंह सरकार के समय बीजेपी ने एक टर्म कॉइन किया था, पॉलिसी पैरालिसिस। यहाँ पे जो सरकारी नौकरियों की पूरी व्यवस्था है, खास तौर पर अपने राजस्थान में, वो पूरी तरह से पॉलिसी पैरालिसिस की शिकार है। वो इसलिए कह रहा हूँ मैं आपको कि कोई भी आप नौकरी पे रखना चाहते हैं किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो नौकरी है, तो आपकी नीति स्पष्ट होनी चाहिए। क्या आप रेगुलर कर्मचारियों के तौर पर उनको रखना चाहते हैं या आप उनको ठेके पर रखना चाहते हैं? ठेके पर रखिए तो फिर आप पहले दिन से तय करके रखिए कि उनको आप नियमित नहीं करेंगे। आप कुछ लोगों को नियमित कर देते हैं, कुछ लोगों को नियमित नहीं करते हैं, कुछ लोगों को 1 साल 2 साल 3 4 साल 5 साल में निकाल देते हैं। तो ये जो पूरी संविदा वाली प्रक्रिया है, ये जो लोग काम कर रहे हैं उनका चौतरफा शोषण इसमें होता है। वो ज्यादा काम करते हैं, उनको वेतन कम मिलता है, उनको अपने बॉस को, जो अधिकारी वहां पे, उनको हमेशा खुश करके रखना होता है। हो सकता है उसको ऑफिस के काम के अलावा दूसरे काम भी करने पड़ते हों, क्योंकि जो अधिकारी है वो यदि नाराज हो गए तो कभी भी आपको निकाला जा सकता है। मान लीजिए कोई 30 साल का बेरोजगार युवा संविदा पे कहीं भी लगता है, वो वहां पे 6 से 7 साल नौकरी कर लेता है, अब आपने उसको हटा दिया। वो इस उम्मीद में संविदा की तरफ जाते हैं बेरोजगार युवा, क्योंकि एक ट्रेंड आपने चला दिया, एक लॉलीपॉप आपने दे दिया कि आप उनको रेगुलर कर देंगे कभी भी। लेकिन सभी को नहीं करते हैं आप, इसलिए वो कम वेतन में ज्यादा काम करते हुए भी वहां पे चला जाता है। लेकिन यदि आपने उसको 5 साल 6 साल में नौकरी से निकाल दिया 30 साल की युवा को, तो वो 36-37 साल का हो गया। अब वो कहां पे अप्लाई करेगा? उसकी एज निकल गई, दूसरा कोई काम धंधा कर नहीं सकता। तो पूरा की पूरा वो खुद, उसका परिवार किस तरह की मानसिक वेदना से गुजरता होगा, इसके बारे में सरकारों ने कभी सोचा नहीं है। या आपको एक पॉलिसी, आप स्पष्ट पॉलिसी बना दीजिए। आगे बढ़कर ये भी कह सकता हूं कि देखिए, एक तरह से मानसिक और आर्थिक परेशानियों का सामना तो संविदा कर्मियों को करना ही होता है, लेकिन अब तो शारीरिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ा है। दिल्ली में बैठे हुए हैं भूखे प्यासे, हम उनके पास भी चलेंगे, लेकिन महेश, मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं चाहता हूं संविदा कर्मियों की कुछ कहानियां हमारे दर्शकों तक पहुंचे और राजनीतिक दलों के कानों तक भी। जी बिल्कुल, देखिए मेरे साथ में इस समय जो है कंप्यूटर के अभ्यर्थी हैं जो कि लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। दिल्ली में भी जो अभ्यर्थी हैं वो है, और यहाँ राजस्थान में जो रह करके लगातार इस विरोध को उठा रहे हैं। अश्विनी हमारे साथ में है, और शिक्षा विभाग की जो तमाम जो मदरसा और शिक्षा पैरा टीचर्स की बात हो उसको उठाते रहे हैं यहाँ पर। वो गेस्ट भी हमारे साथ में है, सैयद मसूद अख्तर हमारे साथ में है, और अरुण शर्मा जो कि मेडिकल से रिलेटेड जो तमाम संविदा के मसले हैं वो उनको उठाते रहे। मैं सबसे पहले इंट्रोड्यूस के बाद में अब आप लोगों की जो पीड़ा है, आप लोगों की जो समस्याएं हैं, किस तरह से आप देखते हैं कि संविदा पर लगने के बाद में किन तरह की परेशानियों से आप लोग को गुजरना होता है, और क्या कुछ परेशानियां हैं आप लोग की? सबसे पहले मैं वो जानना चाहूंगा। सर, संविदा एक शब्द ऐसा हो गया कि जिसमें जो व्यक्ति संविदा पे लगा है आज तक, जो मैं 2013 से मैं खुद संविदा पे हूँ, इसमें सिर्फ शोषण होता है कि एक नियमित कार्मिक है, वो नियमित कार्मिक का एक सौतेला व्यवहार होता है एक संविदा कार्मिक, जिसमें नियमित को जो सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं मिलती है, चाहे वो पेमेंट हो, चाहे उनकी जो सुविधाएं हो, वो उन चीज़ों से वो संविदा कार्मिक वंचित रहता है। और मैं मेरे डिपार्टमेंट की बात करता हूँ, मेडिकल की। मैं 2013 से माननीय मेडिकल में कितने लोग संविदा पर हैं और किस तरह की समस्या से कितने साल से गुजर रहे हैं? इसमें अलग अलग योजनाएं लागू हैं, जिसमें काफ़ी टाइम से लोग 10-15 साल भी हो गए जो संविदा की ही नौकरी कर रहे हैं, और उनका मानदेय भी देखें तो एक परिवार का पालन पोषण करने में भी उसको कठिनाइयाँ होती हैं, लेकिन मजबूर है। आज वो 8 साल 10 साल का संविदा पे नौकरी करने के बाद में अगर वो नियमित होता है तो वो अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर सकता है। देखिए अरुण जी जो बता रहे हैं, अश्विनी, यही कारण है कि कंप्यूटर के जो शिक्षक लगेंगे उनको आप संविदा पर नहीं चाहते हैं, कि उनको आप चाहते हैं कि स्थायी हो? हाँ सर, इसी वजह से हम नहीं चाहते, क्योंकि हम पिछले 18 दिन से दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमने एआईसीसी कार्यालय के आगे भी प्रोटेस्ट किया है सर, वहाँ पे भी हमारी कोई बात सुनी नहीं जा रही, ना हमारी राजस्थान में बात सुनी जा रही। सर, राजस्थान में कम से कम 65,000 स्कूल हैं, जिनमें 18,000 लैब हैं कंप्यूटर की,
और 83 लाख बच्चे पढ़ते हैं सर। अब 83 लाख बच्चों को भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है सर। ना तो स्कूलों में 9-10 स्कूल में एक बात कंपल्सरी। बताएं मुझे, ये कहाँ कहा गया था कि कंप्यूटर शिक्षक जब भी लिए जाएंगे स्थायी लिए जाएंगे, संविदा पर नहीं होंगे? सर इसमें बिल्कुल 2020-21 का जो बजट घोषणा पत्र, इसमें 99 नंबर बिंदु में ये लिखा गया था कि कंप्यूटर का कैडर सर्जित किया जाएगा और स्थायी शिक्षक लिए जाएंगे। सर 11th-12th में कंपलसरी सब्जेक्ट है। और इनकी जो कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव है प्रियंका गांधी जी, वो एक तरफ तो देखो ट्वीट किया था इन्होंने, यूपी में जिसका विरोध किया था इन्होंने ये बोला था कि संविदा पे अगर किसी को रखा जाता है वो युवा का अपमान होता है। तो सर हमारे राजस्थान में इनकी कांग्रेस की सरकार है, तो इनका दोहरा चरित्र रवैया कैसे है सर? दूसरी तरफ मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, मदरसा शिक्षकों का, पैरा टीचर्स का एक लंबे समय से आंदोलन चलता रहा है, हमने देखा है। वहीं ग्राम पंचायत से सहायकों की भी बात कर लेते हैं, उनका भी एक आंदोलन रहा है। किस तरीके से आप देखते हैं कि एक लंबे अरसे में, जबकि कई सरकारें बदल गई है, इन्होंने कांग्रेस की बात की, मैं तो कह रहा हूं बीजेपी की भी सरकार रही थी, सरकारें बदलती रही है, समस्या नहीं कभी सुधरी है या उस पर कभी समाधान नहीं हुआ? ये मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, हमारे देश को आज़ाद हुए तकरीबन 75 साल हो गए, लेकिन जिस तरह से ये संविदा प्रथा इन सरकारों ने खेला है, मैं ये समझता हूँ कि उसकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ है। राजस्थान के अंदर संविदा एक इस तरह से है कि वो जीने का रहता है, न मरने का रहता है, न अपनी आवश्यकताएं पूर्ति करना चाहता है। आज ही बताइए, एक एमएलए या निगम का बोर्ड का चेयरमैन बन जाता है, जिंदगी भर की उसकी पेंशन, पीएफ, वीएफ, मेडिकल सब सुविधा मिल जाती है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो संविदा पे लग जाता है इस उम्मीद के साथ कि कल सरकार हमें नियमित करेगी, लेकिन आज 13 साल हो गए। मैं ये देख रहा हूँ, पहले बीजेपी की आती है वही ये खेल कमेटी, फिर कांग्रेस की आती है ये कमेटी खेल। राजस्थान की सबसे ज्यादा मैं इसमें दोषी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मानता हूँ। आपकी कुर्सी बचाने के लिए तो आप दुनिया भर के हथकंडे अपना लेते हैं। तो संविदा का जो मसला है उसको जो तमाम संविदा कर्मचारी हैं और जो अभ्यर्थी हैं वो इसे कुरीति, जिस तरह का कुपरंपरा जो है वो इसे करार दे रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए, दिल्ली चलते हैं, लाइव तस्वीरें हमारे सहयोगी राजीव तिवारी हम तक पहुंचा रहे हैं और राजीव भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, लगातार संघर्ष दिल्ली में किस तरह से कर रहे हैं? ये बेरोजगार हैं, पैसों का तो कोई ठिकाना होगा नहीं, हमारे बच्चे, हमारे प्रदेश के बच्चे कैसे जी रहे हैं वहां पर, दिखाइए। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो यहाँ पर बहुत ही संघर्ष करना पड़ रहा है इन लोगों को। ये लोग 18 दिन से गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। मैं बताना चाहूँगा कि गाजीपुर बॉर्डर काफ़ी चर्चित रहा है। लगातार किसान यहाँ पे 7 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के। ठीक किसानों के जस्ट बगल में यह लोग भी अपना एक पंडाल डाले हुए हैं और इस पंडाल के अंदर आप देख सकते हैं कि ये सब लोग बैठे हुए हैं। यह लोग राजस्थान से आए हुए हैं, कंप्यूटर शिक्षक का अभ्यर्थी हैं। लगातार कई जगह पे इन लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, कांग्रेस मुख्यालय पे अपना विरोध प्रदर्शन किया अपनी मांगों को लेकर के। उसके बाद उत्तर प्रदेश भी कई जिलों में लोग गए, अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट करते रहे, क्योंकि प्रियंका गांधी ने सीधे तौर पर सवाल उठाया था जब मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने संविदा पे कुछ भर्तियां निकाली थी तो उन्होंने विरोध जताया था। तो उसी तहत वो लोग गए थे, उत्तर प्रदेश का भी दौरा किए और अब ये लोग यहाँ पे 18 दिन से बैठे हुए हैं। यहाँ पे दीपेश चौधरी जी हैं, नेतृत्व कर रहे हैं यहाँ पे जितने भी लोग हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भारी संख्या में जो कंप्यूटर शिक्षक अभ्यर्थी पहुंचे हुए थे, लेकिन धीरे धीरे यहाँ से कुछ दिल्ली क्यों जाना पड़ा है, पूछिए इनसे। लगातार गर्मी पड़ रही है और यहाँ पे स्थिति जी बिल्कुल बिल्कुल। आप ये बताइए कि आप लोगों को दिल्ली यहाँ पे विरोध प्रदर्शन करने क्यों आना पड़ा? क्या आपकी बातों को वहाँ पे सुनने वाला कोई नहीं था? सर, राजस्थान में हमने लंबे समय से संघर्ष किया, जिसका परिणाम ये निकला। जैसे हमने वर्चुअल धरना चलाया, हमने 24 दिन तक घर बैठे कोरोना काल में वर्चुअल धरना चलाया, जिसके बाद सरकार ने संविदा भर्ती जारी कर दी। उसके बाद हम शिक्षा मंत्री जी से मिले, बट उन्होंने कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया। मजबूरन हमें दिल्ली आना पड़ा कांग्रेस आलाकमान से निवेदन करने के लिए कि जैसे प्रियंका जी ने यूपी के अंदर जैसे योगी आदित्यनाथ जी ने इसी तरह की संविदा भर्ती की घोषणा की, तो उसके जस्ट अगले दिन प्रियंका गांधी जी को ये दिख गया कि ये बेरोजगारों का अपमान है। परंतु राजस्थान के हम बेरोजगार यहाँ 18 दिन से बैठे हैं और उन्हें ये चीज दिखाई नहीं दे रही है कि भाई राजस्थान के बेरोजगारों का ये अपमान क्यों नहीं है। कांग्रेस के किसी बड़े नेता से बात हुई? आप लोग दिल्ली में लगातार विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस मुख्यालय के बाहर भी विरोध प्रदर्शन किए, कांग्रेस पार्टी के किसी बड़े नेता से बात हुई आपकी? आपने बात रखी वहाँ पे? सर, हमने पवन कुमार बंसल जी हो गए, जैसे केसी वेणुगोपाल जी हो गए, उसके अलावा हमने यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवासन जी, अपने दिग्विजय सिंह जी जो कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य हैं, उसके अलावा जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी पूर्व प्रधानमंत्री हैं, जो रहने की व्यवस्था कैसे होती है इनकी, से राज्यसभा सांसद भी, हमने उनके घर भी ज्ञापन दिया, हमने राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी घर ज्ञापन दिया, परंतु कोई ठोस सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, आपको रोकना चाहिए। आप बताइए, यहाँ पे आप लोग हाईवे पे बैठे हैं, गाजीपुर बॉर्डर है, पंडाल डाले हुए हैं, यहाँ पे ये बताइए कि आप लोग को भोजन पानी कहाँ से मिल पा रहा है?
और तमाम जो नहाना धोना तमाम जो क्रिया होती है कैसे कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे? देखो सर, यहाँ पे जो किसान लोग हैं वो हमारे से हेल्प करते हैं, मतलब खाने वाने की जो गुरुद्वारा है वहाँ पे हम खाने जाते हैं। पहले सोने की व्यवस्था नहीं थी यहाँ पे, हम यहाँ पे बाहर ही कहाँ पे सो जाते थे, ऐसा कुछ था नहीं। फिर हमारे किसान लोगों ने हमारे से बात की, इन्होंने हमारे थोड़ी बहुत हेल्प की, और हेल्प करने के बाद हमारे को ये गद्दे वद्दे जो आपको दिख रहे हैं ना, ये गद्दे उन्होंने प्रोवाइड करवाए। और इसके अलावा हम कहाँ पे लंगर वहाँ पे खाने जाते हैं। इसके अलावा जो टैंक होते हैं ना, पानी के टैंक है जहाँ पे किसान भाइयों के, वो वहाँ पे हम बाहर ही कहाँ पे नहाते हैं, जहाँ पे वहाँ और बताइए क्या क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पे फिलहाल अभी आप लोग को? सर अब जैसा आपने देखा होगा हमारे इस पंडाल में लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है, हमने अभी लाइट करवाई है। अब हमारे पास ना पंखा है ना कूलर है, यहाँ 45 डिग्री तापमान है। हमारे अधिकतर साथियों की सबसे बड़ी समस्या ये हुई कि गर्मी के अंदर डिहाइड्रेशन की दिक्कत हो गई, उल्टी दस्त हुई, उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। हमारे काफी जनों के पेट में दिक्कत हो गई, भोजन सही तरीके से नहीं मिल पाने की वजह से। ठीक है, मैं आगे आऊंगा आपके पास। यहाँ पे बहुत तरह के, लेकिन अब मुझे राजनीतिक जमात से भी सवाल जवाब करना चाहिए, और डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। मैं एक बात जानना चाहता हूं कि जब आप लोगों ने ये वादा किया था और मैनिफेस्टो बनाया था, मैनिफेस्टो में आप ही लोगों ने लिखा है, मैं नहीं, अपने मन से नहीं कह रहा हूं, श्रम और रोजगार कॉलम में पॉइंट नंबर 3, संविदा कर्मियों की जानकारी हासिल कर विभिन्न अधिनियमों के तहत इन्हें रेगुलर करेंगे। उसके बाद आपने कमेटी बनाई। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, आज जब बेरोजगार ये कह रहा है कि तुमने हमसे बदले गिन गिन के लिए, क्या हमने चुना था तुम्हें इस दिन के लिए? देखिए स्वप्निल जी, जो चर्चा इस वक्त हो रही है उसमें अगर आप देखें तो सरकार ने बजट भाषण में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि उसके अनुसार आप देखिए कि इस सरकार ने, जहां तक संविदा कर्मियों की बात है, संविदा कर्मी एक बहुत छोटे पीरियड की व्यवस्था होती है जिसमें सरकार अपने कार्य योजना के अनुरूप छोटे छोटे समूह में इनको नियोजित करती है और एक कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे इनको रखती है। उसमें कहीं पर भी इस तरह का प्रावधान नहीं होता है कि ये लोग लंबी अवधि के लिए सरकार के साथ नौकरी लेने के लिए हकदार होंगे। इस तरह की तो फिर वादा क्यों किया आपने? नहीं है। और चूंकि 2014 के बाद स्वप्निल जी, वादा क्यों किया आपने? देश का जो राजनीतिक वातावरण है, सुनिए मैं जवाब देता हूं, थोड़ा मुझे समय दीजिए, कि वादा तो सरकार करती है क्योंकि उनके अपने लोग होते हैं, प्रदेश के लोग होते हैं, उनकी कल्याणकारी योजनाओं को हमें सामने रखना होता है, उसके बेस पे चुनाव लड़ना होता है। और जो कुछ भी किया गया, अगर आप देखें कि जैसे आपने अभी खुद कहा कि एक कमेटी बनाई गई, जिस उसकी कमेटी की रिपोर्ट आने से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी कि इनका रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई है। अब कहां है वो रिपोर्ट, क्या हो रहा है, उसको लाइए ना पब्लिक डोमेन में, हम भी तो देखें क्या कर रही है सरकार उस कमेटी के नाम पर जिसने 8 बैठकें की हैं। देखिए रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री जी ने अपने विवेक पर 10% इनका मानदेय बढ़ा दिया गया है। हाँ, तो फिर इसका क्या मतलब समझे कि ये आपने लंबे वक्त के लिए टाल दिया है? ये संवेदनशीलता मुख्यमंत्री नहीं, इसका क्या मतलब समझे हम, आपने लंबे वक्त के लिए टाल दिया, अभी मानदेय बढ़ा दिया, अब निर्णय लेने की क्या जरूरत है? थोड़े दिन और देखते हैं, ये तो आपने समय खरीदा। उसकी रिपोर्ट नहीं आने से पहले ही अगर मुख्यमंत्री जी ने स्वयं के संज्ञान लेते हुए अगर उनका मानदेय बढ़ाने की बात की है तो ये स्वागत योग्य कदम है। अरे भाई, आप मानदेय बढ़ाइए, उन्हें जरूरत है, आप फिर महंगाई के नाम पे सड़कों पर प्रदर्शन कैसे करेंगे? मैं कह रहा हूं आपने वादा किस बेसिस पर किया था? नहीं, देखिए सवाल वही है कि आज सरकार की अपनी सीमाएं हैं, सरकार ने जितनी भी नौकरियां देने की बात आपने तरीका बताया है सर, अभी हमारी कि हम कैसे नियमित करेंगे अपने मैनिफेस्टो में। वर्तमान सरकार ने अभी 10,453 कंप्यूटर शिक्षकों के पद की घोषणा की है। सर पुरानों का मसला सॉल्व नहीं हुआ, नई फौज खड़ी कर देंगे। पुरानों का मसला तो सॉल्व नहीं हुआ, नई फौज आप खड़ी कर देंगे संविदा कर्मियों की। होंगे सर, आप मेरी बात सुने, मुझे अपनी बात कहने का मौका दें तो मैं बात कहूंगा। हाँ बोले। हाँ तो देखिए 10,453 में 9,862 तो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की पोस्ट निकाली गई हैं, 591 सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर पोस्ट निकाली गई हैं। इनकी जो सैलरी है जूनियर के लेवल पे 18,500 रुपए प्रतिमाह होगी और जो सीनियर लेवल का है 23,500 रुपए प्रतिमाह होगी। अब जैसा आप इसमें पैसा बचा सकते थे सर, मैं आपको बताता हूं कैसे आप इसमें पैसा बचा सकते थे, मैं आपको बताता हूं कैसे। अगर आप भर्ती निकालते, 1 साल 1.25 साल में वो पूरी होती, उसके बाद तो ये 2 साल प्रोबेशन में होते, आपको इनकी स्थायी व्यवस्था करने के लिए 3 साल की मोहलत मिल जानी थी, क्योंकि प्रोबेशन में आप इन्हें 16,500 रुपए देते, है ना। 3 साल में भी आपका सरकारी खजाना इस स्थिति में नहीं आ पाएगा कि आप इनको स्थायी के रूप में झेल पाए, और इसलिए आपने संविदा नियुक्ति निकाल दी है ताकि 3 साल के लिए पछड़ा खत्म हो, है ना। आशीष चतुर्वेदी जी, मुझे एक बात बताइए,
आप लोग क्या कर रहे हैं? केंद्र सरकार नई शिक्षा नीति जारी करती है, कहती है 2022 तक हर विद्यालय में स्थायी अध्यापक होने चाहिए, और यूपी में आप संविदा कर्मी के लिए पोस्ट निकालते हैं। आपको कौन सी सिंपैथी है भाई बेरोजगारों से? चतुर्वेदी जी, आशीष जी, कई तरह व्यवधान होते हैं जिन लोगों को। देखिए स्वप्निल जी, हाँ बताइए। समझना पड़ेगा कि कांग्रेस का जो दोहरा चरित्र है वो यहाँ पे सामने आता और है। आपका? और आप देखिए, मैं बताऊंगा, आप मेरी पूरी बात सुनिए। देखिए सबसे पहले तो ये अपने जन घोषणा पत्र में एक घोषणा करते हैं जिसमें सारे संविदा कर्मियों के नाम लिखते हैं सर। पैरा टीचर्स, NUHM, NRHM। सर आपका बताइए। मैं कांग्रेस का सवाल पूछा, मैं आपसे पूछ रहा हूं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। बहुत स्पष्ट रूप से लिखते हैं कि हम उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे और उनको नियमित करेंगे। 5 सालों के लिए सुनिए ना, तो 2022 तक तो आप स्थायी अध्यापक होने की नीति जारी करते हैं केंद्र में, जिसे देश को समर्पित किया गया प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। स्वप्निल जी, आप मेरी पूरी बात सुनिए। हाँ। पहले ये घोषणा करते हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री जी 3 बजट में घोषणाएं करते हैं। पहले बजट में 75,000 की, दूसरे में 51,000 की, तीसरे में 50-55,000 नौकरी की घोषणा करते हैं। और ऐसा करने के बाद में भी मात्र 10% नौकरियां भी ये दे नहीं पाते हैं। आप देखिए जो संविदा कर्मी हैं यहाँ पे, उनसे पूछिए कि पिछली बार इन्होंने जो बीडी कल्ला जी कमेटी बनाई है, आज हमारी बीडी कल्ला जी की जो कमेटी बनाई है, आपने देखिए उन्होंने बकायदा एक स्टेटमेंट दिया है। करता हूं आप बीजेपी की राय मुझे बताएंगे। इसी मसले पर 5 साल तो आपकी कमेटी भी बैठी रही, अध्यक्षता जिसकी राजेंद्र राठौड़ जी ने की थी। दोनों में बहुत अंतर था। देखिए क्या अंतर था? वो 5 साल बैठी रही, रिपोर्ट नहीं थी करने का। नहीं, हमारे में और इनके घोषणा पत्र में बहुत अंतर है। भारतीय जनता पार्टी में तो ये था कि समस्याओं के समाधान के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। यहाँ पे इन्होंने बोला कि हम समाधान करके इनको नियमित करेंगे। पॉलिटिकल एंगल भी है। आप क्लूलेस थे। स्वप्निल जी एक मिनट मेरी बात सुनिए। देखिए इसका एक पॉलिटिकल एंगल भी है कि अगर हम चुनाव की बात करें, 2018 के विधानसभा चुनाव की बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के वोट में मात्र मेरे को वोटिंग से कोई लेना देना नहीं। 1,50,000 वोटिंग से कोई लेना देना नहीं। आप ये बताएं, मान लीजिए अगर जो लोग वोट देने जा रहे हैं, अगर वो आपको वोट दे रहे हैं या कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, और अगर वादा नौकरी का है तो वो मजबूरी में दे रहे हैं, वो आपकी विचारधारा से सहमत है, जरूरी नहीं है कि इसलिए वोट दे रहे हो। और इसी पॉइंट के साथ मैं लौटूंगा, एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहा हूँ, जल्द हाजिर होता हूँ।